नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का एकेडमिक वार्ता पर, जहां विषय को पिछली बार हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री विषय को लेकर के क्लास में हैं। पिछली 4 क्लास में हम लोगों ने देखा इतिहास के स्रोत, सोर्सेस, इतिहास के स्रोत देखा, उसके बाद प्रागैतिहास काल देखा, प्रागैतिहास काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली 4 क्लास में देख लिया है। जो स्टूडेंट नए हैं वह पुराने वीडियो जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ ये सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्लास को वो लोग जुड़े। तो हम लोग आज सिंधु सभ्यता पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है फ्रेश, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं पढ़ाने के लिए और मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप भी उसी ऊर्जा एनर्जी के साथ होंगे। आज हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ने वाले हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उसका विस्तार, नगर नियोजन प्रणाली, सड़कें, भवन, जल प्रबंध, सिंधु सभ्यता की संस्कृति जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के अंतर्गत शिल्प, व्यवसाय, व्यापार, उनकी कला, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। उनके उत्खनित स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चनूदड़ो, धौलावीरा आदि आदि। उसके बाद सिंधु सभ्यता का पतन। तो आप लोग, अगर आपको लगता है आपके काम का है कंटेंट है तो आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि अभी तक आप लोग कोई कमेंट्स नहीं लिख रहे हैं। चलिए, तो सिंधु सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रश्न क्या उठता है मन में? क्या प्रश्न उठता है बताओ? सबसे पहला प्रश्न होता है कि इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा? है ना। दूसरा पड़ता है कि इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों? एक ही सभ्यता है, ध्यान रखना। उसका तीसरा क्वेश्चन उठता है कि इसकी खोज कब हुई? किसने की खोज? सारे प्रश्नों के उत्तर क्रमिक रूप से मिलने वाले हैं। थोड़ा धैर्यता बनाए रखिए, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत धैर्यता की आवश्यकता होती है। पीएचडी 5 साल समय अपने आप पीएचडी करना ही बहुत बड़ी बात है। 4 से 5 साल लगते हैं, 3.5 साल रेजिडेंशियल पीरियड रहता है। उसके बाद आप लिखते हैं, थीसिस जमा करते हैं। एक ही चीज़ को कई बार कई तरीके से लिखाया जाता है। 1 साल में सिनॉप्सिस पास होती है। तो बहुत धैर्यता का काम है आप जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत गहराई से पूछा जाता है। इस सर्वेक्षण का मामला है, नवाचार का मामला, इसमें आपको रिसर्च करना है। रिसर्च पहले ही दिन क्लास में हमने बताया था, कोई पत्रिका है तो उसको आप नए तरीके से किसी बात को रख देते हैं तो वो क्या हो गया, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। रिसर्च का एक पूरा टॉपिक है लास्ट में, यूनिट 10वां यूनिट, 10 यूनिट। तो पहली बार
1826 की बात है। एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन साहब, जो पाकिस्तानी पंजाब के हड़प्पा में कुछ इनको प्रमाण दिखाई पड़े, है ना। फिर 1853 की बात है, 53 तक आते आते कनिंघम साहब ने सर्वे किया, ठीक है। 1873 में कुछ रिपोर्ट दी, है ना। फिर 1920 में एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई। हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई। किसने की खुदाई, प्रश्न उठता है। तो भाई खुदाई उत्खनन करता थे उत्खननकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी साहब थे। चलिए साफ साफ लिख देते हैं, दयाराम साहनी। आप लोग कमेंट्स करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमको पता तो चले हम जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ हमें जानकारी मिले। आप लोग फीडबैक देंगे। एक टीचर की पूंजी स्टूडेंट ही होता है, और असली मूल्यांकन टीचर का स्टूडेंट ही करता है उसका। जब स्टूडेंट बताता है तब मूल्यांकन टीचर का सही होता है। बाकी पूर्व ग्रह में बहुत टीचर जी रहे हैं, पूर्व ग्रह से ग्रसित बहुत, खैर छोड़िए। उसके बाद वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ। मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ। इसका उत्खननकर्ता कौन था? राखलदास बनर्जी। राखल लावना है दास बनर्जी। अब ये जो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी ने उत्खनन किया, इनको मार्गदर्शन किसने किया? मार्गदर्शन किया जॉन मार्शल साहब ने। लिख लीजिए इसी आगे, है ना। इनके दोनों लोगों ने जो उत्खनन किया, दयाराम साहनी, ऐसे लिख लीजिए। राखलदास, दोनों का मार्गदर्शन किया जॉन मार्शल साहब ने। जॉन मार्शल साहब ने। यहां तक समझ में आया? चलिए एक प्रश्न लास्ट का एक और नीचे लिख देते, उसके बाद इसको मिटाना है, बोर्ड साफ करेंगे। जो नामकरण की बात आती है, तो इसका नामकरण किया है जॉन मार्शल साहब ने। जॉन मार्शल, सिंधु सभ्यता कहा था। सिंधु सभ्यता कहा था। इसके बाद में इसका संशोधन हुआ नाम, तो हड़प्पा सभ्यता कहा गया, है ना। हड़प्पा सभ्यता बाद में इसका नाम रखा गया।
सिंधु सभ्यता इसलिए रखा गया था क्योंकि सिंधु नदी के पास खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुई थी, है ना, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यहां तक समझ गए होंगे, है ना। तो इसको प्रथम नगरीकरण व्यवस्था कहा जाता है भारत में पहली बार, है ना। तो प्रश्न आता है कई बार कि प्रथम नगरीकरण व्यवस्था में कौन से धातु की भूमिका थी। तो हम लोग पिछली बार क्लास में पढ़े, पाषाण युग पढ़े, तो उसमें बड़े बड़े पत्थर चापर चापिंग का प्रयोग करते थे। फिर बाद में माइक्रोलिथिक पत्थर का प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल तक, नवपाषाण काल तक आते आते पालिशदार पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ताम्रपाषाण काल में तांबा प्लस पत्थर, ताम्रपाषाण काल का प्रयोग करते थे, है ना। तांबा और पत्थर दोनों का। दरअसल तांबा खोज लिया था उन लोगों ने, लेकिन पत्थर को रिमूव नहीं कर पाए थे, तो तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग करते थे। अब ताम्र और टीन दोनों को मिला के इन्होंने कांसा खोज लिया। जब कांसा खोज लिया तो कांसे की कुल्हाड़ियाँ बनी, जंगल काटे गए, जंगलों में जो कटी हुई जंगल के पेड़ कटे हुए होते थे उनमें आग लगा देते थे। आग लगा के वही जो फील्ड होता था, क्षेत्र होता था, उसी में जुताई करते थे, गहरी जुताई, भूमि की गहरी जुताई। भूमि में उर्वरकता बढ़ जाती थी, उर्वरकता बढ़ जाती थी तो सरप्लस होता था। सरप्लस जब होता था तो फिर उसको, सरप्लस मतलब अधिशेष अन्न का उत्पादन होता था। जब अन्न का उत्पादन होगा अधिशेष, तो उसको बेचेंगे मतलब विनिमय प्रणाली आएगी, विपणन व्यवस्था आएगी, बाद में बाट माप प्रणाली आएगी, बाट माप आएगी, तो मुद्रा आएगी, है ना। मुद्रा प्रणाली आ जाएगी, बाजार व्यवस्था आ जाएगी, बाजार में स्थायित्व आ जाएगा, ग्रामीण से नगरीकरण हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहली जो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं और प्रथम शहरीकरण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनके समय की बात अगर करें तो कुछ एक आध विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। माधव स्वरूप वत्स इन्होंने बताया कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है 3500 से 2700 BC। दूसरे व्यक्ति हैं जॉन मार्शल साहब ने कहा कि 3250 से 2750 BC। तीसरे व्यक्ति हैं अर्नेस्ट मैक्के, इन्होंने कहा कि 2800 से 2500 BC। चौथे व्यक्ति हैं मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा 2500 से 1500 BC, है ना। नेक्स्ट हैं फेयर सर्विस, इन्होंने कहा 2000 से 1500 BC। एक व्यक्ति हैं डीपी अग्रवाल, इन्होंने कहा 2300 से 1750 BC। ये मान्य है, बाकी ये सब नहीं मान्य है ना। सभी ने अपना अपना विचार दिया। ये डीपी अग्रवाल साहब वाला मान्य है 2300 से 1750। समय काल अगर पूछा जाता है तो आप इसी को बताइए, इस तरीके से नाम लिख देंगे, इसको आगे पीछे करके आपसे मिलान के लिए पूछ लेता है प्रश्न। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, इसी तरीके से प्रश्न को मिलान के लिए पूछ लेता है। चलिए, आप लोग बैक करके उसको जूम करके पढ़ लेना। जैसे अगर लिख रहे हैं ये थोड़ा छोटा छोटा अगर दिखता होगा, इसको आप लोग जूम कर लिया करिए, है ना। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, शायद आप सब प्रार्थना करें तो बोर्ड वगैरह आ जाए, डिजिटल बोर्ड, या फिर ऐसे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस पे बोर्ड पर हम लोग पढ़ाएं इसको।
चलिए अभी यहीं तक। अच्छा, कुछ लोगों का अलग अलग विचार है सिंधु सभ्यता का जो उद्भव के विषय में। तो ये प्रश्न लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता नगरीय स्वरूप जो था, सिंधु सभ्यता का नगरीय स्वरूप का उद्भव विदेशियों द्वारा हुआ। विदेशियों द्वारा हुआ। किताब का सहारा लीजिए आप लोग जरूर। गार्डन चाइल्ड ने कहा था, गार्डन चाइल्ड। अब इनका सहयोग किया संकालिया साहब ने, संकालिया। व्हीलर साहब ने आदि। उद्भव विकास की बात है। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का उद्भव ईरानी बलूची से हुआ था, है ना। सिंधु सभ्यता के नगरीय स्वरूप का उद्भव ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ था। संस्कृतियों से हुआ था। ये कहा है फेयर सर्विस ने। इनका समर्थन किया है डिटेरा। डिटेरा सिंधु सभ्यता में नगरीय स्वरूप का उद्भव क्रमिक रूप से, सिंधु सभ्यता में नगरीय स्वरूप का क्रमिक रूप से भारत भूमि पर हुआ। सिंधु सभ्यता में नगरीय स्वरूप का उद्भव क्रमिक रूप से भारत भूमि में हुआ। भारत में हुआ। ये किसने कहा? ये कहा डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल साहब ने समर्थन किया इसका जगपत जोशी। जगपत जोशी इसी ये लाइन टू लाइन ऐसे दे देता है और फिर बाद में पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके से कारण और कथन में। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम जल्दी ही लाने वाले हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर व्याख्या सहित डालेंगे इस पर। थोड़ा पहले क्लास पूरा हो जाए, एंशिएंट मिडिवल तक, तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का एक बार ऐसे क्लास पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग या एग्ज़ाम से एक महीना पहले हम लोग डाल देंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी रहेगा उसको। प्रीवियस ईयर जितना रहेगा विगत वर्षों के प्रश्न है ना, उनको व्याख्या सहित हम लोग डालेंगे। और हमारा एक टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, उसको अगर आपको करना है, टेस्ट देना है, तो आप उसमें जुड़ जाइए। नंबर में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जुड़ के
आप सप्ताह में सैटरडे संडे हम लोग टेस्ट लेंगे, और जब टेस्ट सीरीज टेस्ट पूरा हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का, फिर वो टेस्ट सीरीज हम लोग उसे, हालांकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो भेज देंगे, उसका PDF वगैरह ये सब पठन पाठन की सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा आपको। चलिए, विस्तार की बात करें हम लोग, ये विस्तार है, तो अगर विस्तार की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चलिए उत्तर में देख लीजिए, मांडा है एक जगह, मांडा, नदी है चिनाब, चिनाब नदी। पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। नदी तट है हिंडन नदी। चलिए इसको सही से लिख देते हैं दोबारा, हिंडन नदी। दक्षिण में दायमाबाद, दायमाबाद। नदी तट है नदी गोदावरी, गोदावरी नदी है ना। सुतकांगे डोर, पश्चिम सुतकांगे डोर नदी। ये आपको होमवर्क है, क्वेश्चन है, आप इसको बताएंगे हमें, इसको देखिए आप किताब में जाके, एक किताब खरीदिए कोई, उसमें देखिए, देख के बताइए हमको, मैसेज करिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे। नगर नियोजन में देखते हैं, तो इनके पहले नगर देखते हैं कौन कौन से हैं, है ना। नगर तो कालीबंगा, हड़प्पा, वनावली, 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 कहीं कहीं वनावली लिखा होता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, है ना। ये हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में नगर थे, है ना। नगरों के विषय में, इनके नगर नियोजन प्रणाली के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखें, थोड़ा धैर्यता रखिए। आपका जो विषय की तैयारी कर रहे हो वो धैर्यता बहुत मांगता है ना, बहुत धैर्यता की आवश्यकता होती है। PhD करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। 3 साल रेजिडेंशियल पीरियड, 1 साल सिनॉप्सिस पास होने, DRC, RPC, उसके बाद उस सब्जेक्ट में महारथी हासिल हो जाती है, आपको धैर्यता मांगता है। तो चलिए हम लोग बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों पर, अभी थोड़ा सा विषय अंतराल नहीं होना, विषय से संबंधित बात करते हैं। तो नगर जो ये हैं, नगरों की एक विशेषता ये है, ये एकरूपता इनमें दिखती है ना, और इनमें मानवीकरण, मतलब पैरामीटर,
देखने को मिलता है। जितना भी ये नगर है सभी में द्विस्तरीय हैं। द्विस्तरीय हैं। द्विस्तरीय क्या? इस तरीके से जैसे जो पूर्व साइड है ये मान लीजिए पश्चिम, और ये पूर्व। तो जो पूर्व साइड है वो थोड़ा सा टीला नुमा, और पश्चिम साइड है जो वो, अब ये मान लीजिए आवास बने हुआ, ये आवास बने हुए हैं। अब यहाँ ये घेरा नुमा है ना, इसमें ये आवास बने हुए हैं। है ना, ये घेरा नुमा। अब नगर जो है ये थोड़ा सा जो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है ना, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी। जो पश्चिम है ये पश्चिम का जो है वो किलाबंदी है ना, गढ़ी जैसा बना। गढ़ी मतलब किले टाइप, फोर्ट टाइप। फोर्ट देखा आपने, जिसके चारों तरफ से, कभी लाल किला गए दिल्ली का? लाल किले में गए फोर्ट में, तो उसमें कैसे चारों तरफ से दीवार रहेगी, अंदर बहुत सारे घर रहेंगे, मतलब बहुत सारे महल रहेंगे, रानी का महल, राजा का महल, ऐसे किलाबंद, घेराबंदी है ना, किला चारों तरफ से घेरे हुए है ना। इस तरीके से जो पश्चिम साइड का है उसमें यह है कि कहा जाता है कुछ विशेष व्यक्ति लोग रहते थे, और जो पूर्व साइड का है वो आम लोगों के लिए था, ऐसा कहा जाता है। सड़कें ये जाल पद्धति पर आधारित थी, है ना। जाल पद्धति पर आधारित। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मान लीजिए ये है, ये है, इसको यहाँ इधर काट रही है, इसको यहाँ 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 काट रही है, समकोण पर काटते थे, बराबर बराबर, है ना। ये मुख्य सड़क है, ये जो है मुख्य सड़क है ना। सड़कें मुख्यतः कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। सड़कें जो है कच्ची मिट्टी की बनी होती थी ज़्यादातर। कच्ची मिट्टी की बनी होती है। अपवाद स्वरूप कालीबंगा से जो मृदभांड होते हैं उनसे रोड पक्की करी गई है। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनसे। और सड़कों के किनारे जो नालियाँ होती थी, है ना, ये नालियाँ ये ढकी हुई होती थी। नालियाँ ढकी हुई होती थी बाकायदा। जैसे मान लीजिए ये नाली, ये नाली, ये नाली, ये नाली, ये पट्टी हुई है, इसे ढकी हुई होती थी, है ना। नालियाँ ढकी हुई होती थी। भवन, अगर भवन की बात करें उसमें आंगन होता था, रसोई होती थी, शौचालय, पेयजल हेतु कुआं, घर के अंदर ही कुआं होता था, है ना, बरामदा होता था,
भवन 1 मंजिल, 2 मंजिल, मतलब बहुमंजिल, इस तरीके से मिले हैं। कमरों में दरवाजे मतलब डोर, विंडो, विंडो नहीं रोशनदान, वेंटिलेशन के लिए जो रोशनदान होता था छोटा सा, और खिड़कियां रोशनदान होता था इस तरीके से। अच्छा, ईंटों का एक मानक था 1:2:4, है ना। मान लीजिए ये ईंट है, इस तरीके से ईंट, ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो इस तरीके से ईंट, इनको घर बनता था तो कैसे जोड़ा जाता था, उसका एक आधार था। इस तरीके से मान लीजिए ये एक ईंट है, ये एक ईंट है, ये एक ईंट है ना। अब उसके बाद ऐसे, इस तरीके से जोड़ा जाता था। मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था जुड़ाई में, ईंटें जो जोड़ी जाती थी, या चूना जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। जल प्रबंधन की बात करें तो घरों में कुआं बने होते थे। मान लीजिए ये एक घर है, ये घर है, ठीक, और ये कमरे हैं, ये कमरे हैं, ये कमरे हैं, है ना। ये कमरा है, ये कमरा है, जैसे स्कूल की बिल्डिंग होती है उसी तरीके से ये कमरा है, ये कमरा है। यहाँ से एक उदाहरण, ये डोर है, मेन डोर, और यहाँ पर आंगन में कुआं होता था। ये किचन है इधर, है ना। ये मान लीजिए बाथरूम हो गया इधर। इस तरीके से कुछ लोग निजी घर के अंदर कुआं बनवा के रखते थे। कुछ सार्वजनिक कुआं होते थे जहाँ लोग पानी पीते थे। सामाजिक जीवन की बात करें अगर, तो जैसे अभी वर्तमान में भारत में बहुत वर्गीकरण देखने को मिलता है, वैसा उस समय बहुत ज़्यादा नहीं देखने को लगे, लेकिन कुछ विद्वान, कुछ लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं। कहते हैं कि एक पुरोहित मिला, पुरोहित की मूर्ति मिली 3 पतिया चादर ओढ़े हुए हड़प्पा से, तो कहते हैं ये कोई ब्राह्मण जैसा, ब्राह्मणों के समान एक वर्ग था। इसी तरीके से वाच टावर मिले हैं हड़प्पा से। तो इससे पता चलता है, कहते हैं कि भाई कोई क्षत्रिय जैसा वर्ग रहा होगा। व्यापारिक वर्ग मिला, मोहर वगैरह मिली, इससे पता चलता है कोई व्यापारिक जैसा रहा होगा। और कुछ श्रमिक, एक कमरा मिला जिसमें श्रमिक वर्ग के कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई श्रमिक वर्ग भी था उस समय। विवादित है अपना अपना। जैसे कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, है ना। तो इससे ये लगता है कि भाई कुछ हवन वगैरह होता होगा। मात्र प्रधान समाज था, मात्र प्रधान
समाज था। महिला पुरुष सब धोती पहनते थे। चनहूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। चनहूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। इससे पता चलता है कि आभूषण या फिर है ना, पायल मिली, कमरबंद मिला, करधनी मिली, अंगूठी मिली, जो पुरुष स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे अंगूठी वगैरह, इसके प्रमाण मिले। खान पान की बात करी जाए तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति थे। खान पान की बात करी जाए तो दोनों प्रकार के व्यक्ति थे। अगर हम लोग मनोरंजन की बात करें इनका, तो मनोरंजन में ये लोग मनोरंजन में ये लोग संगीत, शिकार, शतरंज जैसे खेल खेलते थे। पासा खेलते थे। पासा है जैसे तीतर को लड़ाना। ये लोग इस तरीके से पशुओं की लड़ाई वगैरह देखना, यही मनोरंजन का। समाधान, समाधान तीनों प्रकार का मिला है। पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान, अपूर्ण समाधान, दाह संस्कार। है ना। जैसे पूर्ण समाधान, जैसे आज भी हमारे यहाँ इस्लाम में है, क्रिश्चियन में है, तो जैसे कोई डेड हो, जैसे किसी का डेथ हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी को ले जा करके ज़मीन में पूर्ण रूप से दफना दिया जाता है। क्रिश्चियन में, इस्लाम में है। अपूर्ण समाधान है जैसे पारसी समाज में कोई एक्सपायर हो गया तो उसको पहले जंगल में खुले में छोड़ दिया जाता है, या फिर टावर बने होते हैं वहाँ टावर में रख दिया जाता है। जो जंगली जीव है, चौपाया जानवर है, पक्षी हैं, गिद्ध है, चील है, ये सब उसके अपशिष्ट पदार्थ को, इसको उसके शरीर, उसको जो डेड बॉडी होती है उसके मांस को खा लेते हैं, और जो बचा हुआ हो तो उसको संस्कारित कर दिया जाता है। उसके बाद दाह संस्कार। दाह संस्कार में जैसे अपने हिंदू समाज में उसको अग्नि में जलाकर और जो अस्थियाँ बची होती उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब गंगा में प्रवाहित कर दिया गया या किसी नदी में प्रवाहित कर दिया गया, उसका तो साक्ष्य मिलेगा नहीं। हाँ, ताबूत का साक्ष्य मिला है, कब्रिस्तान मिले हैं, इस तरीके से जितना भी प्रकार का समाधान होता है सभी प्रकार का मिला है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो ऐसा कुछ स्पष्ट है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पुरोहित राजा का शासन था। आर्थिक जीवन की बात करें तो बहुआयामी मतलब आर्थिक जीवन था। बहुत सारी गतिविधियाँ थी, जैसे कृषि करना, कृषि सबसे पहला साक्ष्य, कृषि, पशुपालन, शिल्प व्यवसाय, है ना, जौ है, गेहूं है, चावल है, धान। जैसे भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? रंगपुर से मिले हैं। चावल के दाने के साथ कहाँ से मिले? लोथल से। चावल के दाने के साथ लोथल से। नहर के साथ लोथल से मिले।
है ना। नहर कहाँ से? लोथल से। ये लोग शिकारी जानवर भी पालते थे, नॉर्मल जानवर भी पालते थे, बैल, भैंस व भेड़, बकरी इत्यादि। पशुओं से दूध, दही, घी निकाल कर उनका जीवन चलती थी। कुबड़ वाले बैल की तो पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कुबड़ वाला बैल का महत्व था। शिल्प व्यवसाय में बात करें तो शिल्प व्यवसाय में मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, आभूषण है, काष्ठ कला है, मनका निर्माण है ना। मिट्टी का खिलौना एक मिला है। कहाँ से मिला है? हरियाणा से, है ना। आभूषण वगैरह हैं, मनके वाली माला है, ये सारी चीज़ें मिली। मन का निर्माण केंद्र जो है चन्हूदड़ों से, लोथल से। मन का निर्माण केंद्र चन्हूदड़ों से, लोथल से। आयात निर्यात होते थे, व्यापार वाणिज्य जो आयात निर्यात होता था उसमें सुमेरी मेसोपोटामिया सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, सुमेरिया है ना? इसमें कई नाम मिलते हैं, मकरान, दिलमुन, ये सारी चीज़ें हैं। बाँट माप की बात करें तो बाँट माप में यहाँ पर 16 गुणज मिलता है। जैसे हम लोग 1 रुपये में कितने आने होते? 16 आना। आप लोगों ने 50 पैसे देखे? 50 पैसा देखा? आपके समय में चलता था। 25 पैसा को 4 आना बोलते थे, 4 आना, है ना। 16, 1 रुपये में 16 गुणज अभी भी वही चल रहा है इस तरीके से। तो वहाँ 16 का गुणज मिला है, 16 के गुणे के हिसाब से जो बाँट माप प्रणाली थी। हम लोग धार्मिक जीवन की बात अगर करें तो धार्मिक जीवन में मातृ देवी की पूजा की मातृ देवी में देखिए आज भी देवियों की पूजा होती है। कितने शक्तिपीठ हैं? शायद 52 शक्तिपीठ हैं। एक बार देखना तुम लोग नेट पर, जिसमें कहते हैं ना बिल्कुल उदार सौम्य रूप वाली देवी सरस्वती, उमा, ये सब हैं। रौद्र रूप वाली देवी काली हैं, इनसे शक्ति प्राप्त करते हैं लोग, है ना। काम रूप वाली कामाख्या हैं। नाग और लिंग की पूजा के साक्ष्य मिले। स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये आप जान रहे हो, स्वास्तिक का चिन्ह ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही मिला है, अभी भी भारत में प्रचलित है। प्रैक्टिस नहीं उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा जो हम चाह रहे हैं जितना अच्छा मन से बनाए, अच्छा मन से बनाना पड़ेगा भाई, है ना। जो स्वास्तिक का चिन्ह ये मिला है ना, हड़प्पा से ही मिला है। तो
ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। जैसे जो शवा दहन होता था उन शव के साथ जैसे कुछ जानवरों को दफनाए हुए साक्ष्य मिले हैं, है ना, या उनके डेली यूजेस की वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख उत्खनित स्थलों के विषय में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए तो हम और मेहनत करें, कुछ कंटेंट लाएं आपके लिए और भी अच्छा। हम आपकी सराहना करते हैं, आप हमारे इस क्लास को देखते हैं। जितना आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। नहीं कुछ लिखना है तो यस कर दें, कम से कम हमारा वो प्रोत्साहन बढ़ाएं। आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये हमारा नंबर है। सैटरडे संडे हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम एक टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उसका हम लोग अपना मूल्यांकन करते हैं। अपना मूल्यांकन करिए, इस नंबर से जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।